नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हमने कवर किया था यानी पिछली क्लास में कि हम देख चुके थे कि स्वर किसे कहते हैं और स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है और स्वरों का कौन सा स्वर किसके उच्चारण स्थान से बोला जाता है। आज हम बात करेंगे व्यंजनों की, क्योंकि हमें पता है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, जिसमें हमारा दूसरा भाग है व्यंजन। यदि हम व्यंजन की बात करें तो ऐसा मान लें कि सपोज़ कीजिए कि आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ पर 2 बिजली के खंभे खड़े हुए हैं। एक थोड़ा तिरछा है जो कि दूसरे खंभे की वजह से रुका हुआ है। तो ऐसा मान लें कि कोई आपसे कहने लगे कि ये वाला खंभा स्वतंत्र है या ये खंभा स्वतंत्र है, तो आप कहोगे कि जो खंभा अपने बल पर खड़ा है उसे हम स्वतंत्र कहेंगे और जो खंभा दूसरे का सहारा लेकर खड़ा है उसे हम कहेंगे यह स्वतंत्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं बात करूं ए की और मैं बात करूं कै की, तो आप जानते हैं कि जो हमारा ए है ये किसी की सहायता से मिलकर नहीं बना होता, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि यह स्वतंत्र है। और आपको पता है जो कै है ये किससे मिलकर के बना है, आधा कै प्लस ऐसे मिलकर के बना है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह अस्वतंत्र है और स्वरों की सहायता से मिलकर बना है। यानी अर्थात जो हमारे स्वर होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं या बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, यदि केवल संख्या की बात करें तो हमारा आंसर होगा 33 या 35। यदि दोनों ही ऑप्शन में दिए जाएं तो 33 मान्य ज़्यादा रहेगा। यदि क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि कुल संख्या कितनी होती है, यदि कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या होती है 39। यानी हमारे कुल व्यंजन 39 होते हैं लेकिन व्यंजनों की संख्या 33 या 35 होती है। यदि बात की जाए कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है, यदि भागों की बात करें कि कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन आपसे दूसरा कह दिया जाए, आपसे कहा जाए कि व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा जाता है, कुल भाग पूछ लिए जाएं, तो आपको कितना बताना है कि इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। क्योंकि जब व्यंजनों की संख्या 33 या 35 होती है तब इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि कुल कितने भागों में बांटा जाता है तो 5 भागों में बांटा जाता है। और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, यानी यह अस्वतंत्र होते हैं और स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं या बोले जाते हैं। यदि हम बात करें 5 की तो कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 हमारा आता है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दूसरे नंबर पर आता है अंतस्थ व्यंजन, दूसरे नंबर पर आता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरे नंबर पर आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और चौथे नंबर पर आता है द्विगुण व्यंजन, और 5वें नंबर पर आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन।
यदि तब आपसे कहा जाए कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कौन से भाग 3 हैं? वो 3 भाग हैं ये। और जब आपसे कुल की बात की जाए तो कुल 5 आपके सामने हैं। जब आपसे कहा जाए कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म संघर्षी। आपको मैं बता दूं, यदि आपसे कहा जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या, यानी मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर हमारा कितना रहेगा? 33 रहेगा, क्योंकि जब हमारी वर्णमाला बनाई गई थी उस समय हमारे मूल व्यंजन कितने थे? 33 थे। ठीक है, बाद में ये अतिरिक्त व्यंजन जोड़े गए, यानी जो कि किसी दूसरे व्यंजनों की सहयोग से मिलकर बने होते हैं। तो बात करेंगे हम पहले स्पर्शी व्यंजनों की, यानी स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं और स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि जो हमारा स्पर्शी व्यंजन है, मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि पता चलेगा कि यहाँ पर मैं आपको स्पर्शी व्यंजनों में ही सारे व्यंजन बता दूंगा कि कौन से व्यंजन का उच्चारण क्या होता है, यानी स्पर्शी व्यंजन होते क्या हैं। तो मैं आपसे बात करूं कि स्पर्शी व्यंजनों की, तो स्पर्श क्या होता है, यानी किसी को छूना ही क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। तो यहाँ पर स्पर्शी व्यंजनों की बात चल रही है, तो हम कहेंगे वे व्यंजन जो हमारे मुख के अलग अलग भाग से स्पर्श होकर, यानी जो नंबर 1 है, मैं इसे कै का नाम दे देता हूँ, कि हम कहेंगे जो स्पर्शी व्यंजन हैं, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? यानी वे व्यंजन जो हमारे मुख के अलग अलग भाग से स्पर्श होकर बोले जाते हैं, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या की बात करेंगे तो संख्या होती है 25 से 27, मान्य 25 होती है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि इन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो इन्हें 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण ही स्पर्शी व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 से 27 होती है। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो हमारे मुख के अलग अलग भाग से स्पर्श होकर बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण ही इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। यदि हम बात करेंगे अब वर्गीय व्यंजन की, तो मैं आपको एक तालिका बना देता हूं, जिससे टोटल आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। टोटल यहीं पर समझेंगे कि जो हमारा स्पर्शी व्यंजन है, इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। ये हमारे हो गए वर्ग। ठीक है, क्या है ये वर्ग हैं, जिसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है और नंबर 5 है। इधर को थोड़ी जगह गैप में छोड़ देंगे, मैं आपको बता दूंगा कि क्यों छोड़ना है। 1, 2, 3, 4 और 5। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। जो हमारा पहला होता है, यानी जो वर्ग का पहला वर्ण, यानी अर्थात जिसे हम कहते हैं कंठ्य, कंठ्य से जो बोला जाता है वो बोला जाता है का, ख, ग, घ, ण। दूसरे वर्ग में हमारा आता है तालु, या फिर हम कह सकते हैं तालव्य, जिससे बोला जाता है च, छ, ज, झ, अन।
यहीं पर तीसरे स्थान पर आता है हमारा मूर्धा, जिसे हम कहते हैं मूर्धन्य। इसमें बोला जाता है ट, ठ, ड, और यहीं पर हम लिखेंगे ड, यानी अर्थात द्विगुण व्यंजन। ठीक है, एक आता है ढ और द्विगुण व्यंजन ढ, और अण। और चौथे नंबर पर आता है हमारा दंत्य, और दंत्य में आता है हमारा त, थ, द, ध, न। यदि हम बात करें जो हमारा पांचवा वर्ग आता है वो आता है औष्ठ्य। क्या आता है? औष्ठ्य। और औष्ठ्य में क्या आता है? प, फ, ब, भ, म। ये है हमारे वर्गीय व्यंजन। लेकिन यहीं पर सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जब स्वर पढ़ाए थे ये पिछली क्लासों में, जिसने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास देखें, तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि वर्णमाला है क्या। ठीक है, तो मैंने आपको अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण बताए थे, तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जो हमारा वर्ग का प्रथम वर्ण होता है वो होता है अघोष। क्या होता है? अघोष होता है। और मैंने आपको बताया था अघोष किसे कहते हैं, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। और दूसरे नंबर पर यही कहलाता है अल्पप्राण। क्या कहलाता है? अल्पप्राण क्या होता है, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अघोष ही। क्या आता है? अघोष ही आता है। और अघोष के साथ साथ क्या आता है? महाप्राण आता है। अघोष मैंने आपको बता ही दिया, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उन्हें हम अघोष कहते हैं। लेकिन महाप्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा हमारे मुख से अधिक मात्रा में निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर आता है तीसरे नंबर पर सघोष। सघोष क्या होता है, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन होता है। और यहीं पर हम लिखेंगे इसे अल्पप्राण। क्या लिखेंगे? अल्पप्राण लिखेंगे। और जो हमारा इससे अगला वर्ण आएगा वो भी क्या होगा? सघोष होगा। और सघोष के साथ साथ क्या होगा? महाप्राण होगा। और जो लास्ट वाला वर्ण होगा ये भी सघोष होगा। सघोष के साथ साथ क्या होगा? अल्पप्राण होगा। और अल्पप्राण के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसे हम क्या कह सकते हैं? अनुनासिक कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नासिक्य स्वर। ठीक है, क्या कह सकते हैं? अनुनासिक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नासिक्य स्वर। लेकिन यहाँ पर ये हमारा वर्गीय व्यंजन है। टोटल क्या है? ये वर्गीय व्यंजन है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल वर्गीय व्यंजन को ही समाप्त नहीं करूँगा, क्योंकि हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ऐसा मान लीजिए कि ये जैसा भी उल्टा सीधा, ठीक है, ये हमारा मुख द्वार है। ये हमारा मुख द्वार है, ये जिह्वा है, ये दंत हैं, और ये, ठीक है। आपको क्या करना है? अब देखना है कि कंठ क्या होता है। आपने देखा होगा जब आप अपना मुंह थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर मांस का टुकड़ा लटका हुआ दिखाई देगा। जो मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है उससे जो पीछे का भाग होता है वो टोटल क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। और जितना भी हमारा क वर्ग है, आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो इससे अगला जो हमारा मुख है वो ज़्यादातर साइलेंट रहेगा, यानी शांत रहेगा। लेकिन जो इससे पीछे से हवा आएगी वो वैसे की वैसे आगे को
निकल जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं का, खा, गा, घा, ना, ठीक है। यानी अर्थात जीभ भी हिलेगी तो यहाँ तक हिलेगी भैया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कंठ्य वर्ग होता है। यदि हम तालु की बात करें तो तालु क्या होता है, ये जो हमारे दो दांत हैं, अगले वाले जो दांत हैं, ये जिस्मर टच हैं, यानी जिस मसूड़े में टच है, ठीक है, उसे कहते हैं हम तालु। क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और हमारी जीभ ये वाले दांतों से थोड़ा सा ऊपर ही स्पर्श करेगी, जहाँ से हमारा तालु बोला जाएगा, यानी तालु वर्ग, चय वर्ग, ठीक है। बोल सकते हैं चा, छा, जा, झा, अना, यानी जीभ वहीं पर स्पर्श करेगी जब जाकर के हमारा तालु वर्ग बोला जाएगा। मूर्धन्य क्या होता है, जो हमारा तालु होता है जस्ट इससे पिछला भाग ही क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है, मूर्धन्य कहलाता है, यानी मूर्धा कहलाता है। हमारी जीभ थोड़ी तालु से थोड़ा पीछे स्पर्श करेगी, यानी ज़्यादा मुड़ेगी, और मुड़ने के बाद बहुत तेज़ी के साथ नीचे स्पर्श करेगी, यानी नीचे आएगी, और उसे ही हम कहेंगे मूर्धा। बोल सकते हैं टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है। तब जाकर के हमारा मूर्धा वर्ग बोला जाएगा। यदि हम दंत्य की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारे ये ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत होते हैं, यानी जो अगले वाले दोनों दांत होते हैं इन दोनों के बीच हमारी जो जिह्वा है, यानी जीभ है, वो बीच में स्पर्श करेगी और दांतों का दबाव डलेगा जीभ पर, और जो पीछे से हवा आएगी वो कट करके निकलेगी, तब जाकर के तय वर्ग बोला जाएगा। ये ध्यान रखना, यदि आपके दांत ना हो अगले वाले, ठीक है, तो जीभ का दबाव सही नहीं होगा, और उससे हमारी जब जीभ का दबाव सही नहीं होगा तो हवा भी नहीं कटेगी, और हवा नहीं कटेगी तो तय नहीं बोला जाएगा, ठीक है। बोल सकते हैं यदि घर पर दादी या दादाजी हों, उनके दांत ना हो, तो उनसे कहना कि तय बोल दें, तो पता चलेगा कि डायरेक्ट हवा ही ऐसे निकले, थे थे कर रहे हैं, ठीक है, तय नहीं बोला जाएगा। यदि हम औष्ठ्य की बात करें, जब तक हमारे दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श ना कर लें तब तक पै वर्ग नहीं बोला जाएगा, यानी औष्ठ्य वर्ग नहीं बोला जाएगा। आप बोल सकते हैं पै, फै, बै, भै, मै, यानी दोनों होठ हमारे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तब जाकर के पै वर्ग बोला जाएगा। यदि मैं कंठे से बात करूं तो मैंने आपको लिखाया था कि जो हमारा ए होता है, आ होता है, अनुस्वार, विसर्ग, ठीक है, और है, ये सब किससे बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे, कंठ से। यदि हम बात करें तालु की तो ई, बड़ी ई, ठीक है, यह और बड़ा वाला श किससे बोला जाएगा, ये तालु से बोला जाएगा। यदि हम मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धा से रीरी, पेचरा से वाला से और रे, ये किससे बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा। यदि हम दंत्य की बात करें तो लय और से, ये किससे बोला जाता है, दंत मूल मसूड़े से बोला जाता है। यदि हम औष्ठ्य की बात करें तो ऊ और बड़ा ऊ किससे बोला जाता है, औष्ठ्य से बोला जाता है। लेकिन यहीं पर हम देख लें कि और जो हमारे मोस्ट स्वर हैं, यानी हम नोट करके बात कर सकते हैं कि जो हमारे अन्य स्वर हैं जैसे कि ए है और ऐ है, यदि हम इनकी बात करें तो आप जानते हैं कि ए किसके योग से मिलकर बना होता है। यदि हम ए की बात करें तो यह बना होता है कि ए प्लस ई द्वारा, और ए किससे बोला जा रहा है, कंठ से, और ई किससे बोला जा रहा है, तालु से, तो ये किससे बोला जाएगा, यानी ये बोला जाएगा कंठ प्लस तालु। यदि हम बात करें ओ और औ की तो हम सभी जानते हैं कि जो ओ होता है ये मिलकर बना होता है ए प्लस ऊ द्वारा, ठीक है। तो ए किससे बोला जा रहा है, कंठ से, और ऊ किससे बोला जा रहा है, ओष्ठ से, तो ये किससे बोला जाएगा, कंठोष्ठ से। क्या बोला जाएगा, कंठ ओष्ठ या कंठोष्ठ्य, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं या फिर स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। ये हमारी टोटल तालिका है, ये ध्यान रखना। इससे यूपी पुलिस और यूपीएसआई, ठीक है, यानी अन्य जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि हिंदी आती है, वहाँ से आपको 4 ऑप्शन
लेगा और चारों ऑप्शनों में से आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य है, कौन सा तालु है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंत्य है। या फिर ये ना पूछ करके आपसे कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। या फिर आपसे कह देगा कि निम्न में से वर्ग का कौन सा वर्ण अनुनासिक होता है या नासिक्य होता है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक या नासिक्य कहलाता है। और मैं आपको बता चुका था कि अनुनासिक या नासिक्य क्या किसे कहते हैं, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक या नासिक्य कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, यानी स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। तो बात करेंगे हम अंतस्थ की, ठीक है। अंतस्थ की बात करें तो हेडिंग डालेंगे अंतस्थ और अंतस्थ को देख लेंगे कि अंतस्थ क्या होता है। यदि हम बात करें कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अंतस्थ व्यंजन यानी वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। यानी जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। यदि आपसे पूछा जाए, यानी जो हमारे नंबर 2 है इसमें, यानी जिसे मैं ख का नाम दूंगा, तो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी वर्णमाला को 2 पोर्शनों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आपको ध्यान रखना है स्वर और व्यंजन के जो बीच की कड़ी होता है, क्या होता है, बीच की कड़ी, इन दोनों के जो बीच की कड़ी है वही क्या कहलाता है, अंतस्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतस्थ कहलाता है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब सपोज कीजिए ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है तो क्या मैं इन्हें अर्ध स्वर भी कह सकता हूँ या नहीं, क्या कह सकता हूँ, अर्ध स्वर भी कह सकता हूँ। ठीक है भैया, आपको ध्यान रखना है जब ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी हैं तो क्या ये अर्ध स्वर भी तो हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको दिया जाता है यह और वह, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे अंतस्थ और अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। यदि हम बात करें कि कौन से होते हैं तो कौन से होते हैं, य, रे, ले और वे, ये होते हैं हमारे अंतस्थ। यदि हम उच्चारण की बात करें, यदि हम इनके उच्चारण की बात करें तो हमारा यह किससे बोला जाता है, ये बोला जाता है तालु से। यदि हम रै की बात करें तो बोला जाता है मूर्धा से। ये आपको यदि लोसेंट की बुक में देखेंगे तो मिलेगा दंतमूल या मसूड़ा, लेकिन वो गलत होगा, आपको ध्यान रखना है ये मूर्धा से बोला जाता है। रै नहीं होता, ये होता है रै। ठीक है, आपको सही उच्चारण करना है तो अपनी जीभ को पहले पीछे मोड़ेंगे और तब जाकर के बोलेंगे रै। ठीक है, तब जाकर के शुद्ध बोला जाएगा। यदि हम लय की बात करें तो ये बोला जाता है दंत से या फिर दंतमूल या मसूड़े से। और वै की बात करें तो ये बोला जाता है दंतोष्ठ से। किससे बोला जाता है, दंतोष्ठ से बोला जाता है। और सभी के सभी जो अंतस्थ होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी सघोष होते हैं। और सघोष होने के साथ साथ क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, सॉरी अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण। क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे कहा जाए कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहते हैं तो अंतस्थ को कहते हैं। और अंतस्थ को ही क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। और अर्ध स्वर की संख्या 4 होती है, या अंतस्थ की संख्या भी 4 होती है। कौन से होते हैं, य, रे, ले और वह होते हैं। यदि हम य की बात करें तो तालु से बोला जाता है, रै की बात करें तो मूर्धा से बोला जाता है, लय की बात करें तो दंत्य से, वै की बात करें तो ओष्ठ्य से। और दोनों के ही दोनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यानी सभी के सभी क्या होते हैं, सघोष होने के साथ साथ अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यानी हमारा स्पर्शी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, लेकिन हम जब बात करेंगे यानी किसकी, ऊष्म संघर्षी की, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर हम देखेंगे यानी ऊष्म संघर्षी व्यंजन, दिवगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन।
और अंतस्थ के साथ साथ ही वहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे हमारे वर्णमाला से संबंधित, उन्हें सबको कवर किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये जो क्लास हुई है यहाँ से आपको कम से कम एक और अधिक से अधिक 2 या 3 क्वेश्चन 101% मिल जाएंगे। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, वहाँ पर संधि आ रही है और संधि की क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे यानी अपनी वर्णमाला के साथ ही। जय हिंद।